गुड इवनिंग। फिट एंड फाइन एज यूजुअल। होपफुली आप भी ठीक होगे। तो आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं वो अल्कीन से रिलेटेड है। तो कल हमने ये पढ़ा था कि अल्कीन्स जो हैं, हमने ये पढ़ा था कि अल्कीन्स जो हैं वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सॉरी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अनसेचुरेटेड की किस कैटेगरी में आते हैं? डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये ओपन चेन होते हैं और इनमें जो दो कार्बन एटम होते हैं जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ वो दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। बाकी चेन में जितने भी कार्बन होंगे वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब के सब जो है sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कार्बन में हमने देखा था सिर्फ खाली खाली डबल बॉन्ड कार्बन में कि वो जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज होती हैं और वो टेट्राहेड्रल होते हैं। और वो क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल होते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? ठीक है, स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, उनमें लीनियर ओवरलैपिंग ही होती है और उनमें पैरेलल ओवरलैपिंग भी होती है। फिर हमने देखा था कि इसमें तीन किस्म के बॉन्ड पाए जाते हैं: कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और दूसरा तीसरा बॉन्ड जो है वो कार्बन हाइड्रोजन से। तो आज हम पढ़ते हैं इनकी स्टेबिलिटीज़ के बारे में कि अल्कीन्स कौन से स्टेबल होते हैं। देखिए, अल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सिंपल पहला फैक्टर ये है डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ये जो डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड के बाहर, डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में इसकी जो है, इसको कितने अल्काइल ग्रुप हैं जो सराउंड कर रहे हैं। तो जितना डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, देखिए दो कार्बन है जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो चार वैलेंसी फ्री है। ठीक है, देखिए अगर हम, तो ये दो कार्बन है, दो कार्बन, तो चार वैलेंसीज फ्री हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड है। अब इनके जो पाई बॉन्ड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर, ये एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब जितना ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड पेयर है, जितना कम एक्सपोज होगा टूवर्ड्स व्हाट इलेक्ट्रोफाइल, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो जितना ये कम एक्सपोज होगा किसको? इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये क्या होंगे? ज्यादा रिएक्टिव होंगे या कम रिएक्टिव होंगे? क्या होंगे? तो इसकी रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा और ये पाई बॉन्ड लेके जाएगा। तो जितना ये पाई बॉन्ड छुप के रहेगा उतना रिएक्ट होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे, या स्टेबल होने के चांसेस ज्यादा होंगे? बहुत होंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि ये कितना अनएक्सपोज्ड है। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सपोज होगा। अब देखें, अब इसकी जो स्टेबिलिटी है डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मोर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि जितने ज्यादा ग्रुप लगे होंगे इस डबल बॉन्ड पे उतना अल्कीन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा और विल बी स्टेबिलिटी। तो मैं अगर कंपेयर करूं तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इधर चार अल्काइल ग्रुप लगा। ये देखिए तीनों जो है इस पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। आप नोट करें, आप क्या नोट करें कि ये जो डबल बॉन्ड है ये, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया? प्रोटेक्टेड हो गया। किससे प्रोटेक्टेड हो गया? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से। देखें, इलेक्ट्रोफाइल को जगह नहीं मिली है, कहाँ से जाए? यहाँ से ये ग्रुप, यहाँ से ये ग्रुप, यहाँ से ये ग्रुप, यहाँ से ये ग्रुप, यहाँ से ये ग्रुप। ठीक है, तो हर साइड से ये डबल बॉन्ड क्या हो गया है? ब्लॉक हो गया है। हर साइड से डबल बॉन्ड ब्लॉक हो गया है। तो आप क्या समझ रहे हैं? तो ये जो चार ग्रुप हैं अल्काइल ग्रुप, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या इसको स्टेबल कर रहे हैं? क्या करें? प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेबल भी कर रहे हैं, यानी इसकी रिएक्टिविटी को क्या करें? कम करें। तो जितने इस डबल बॉन्ड के बाहर हम ज्यादा ग्रुप लगाएंगे, जितनी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए कितने अल्काइल ग्रुप हैं? चार अल्काइल ग्रुप हैं, एक दो तीन और चार। तो अगर चार अल्काइल ग्रुप होंगे तो ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा, तो यही बात है कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है कि अगर एक अल्कीन है, ठीक है, जो एक अल्कीन जो है वो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, हमारे पास ये अल्कीन है, हमारे पास ये अल्कीन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे?
जिसके सराउंडिंग में 4 की जगह कितने होंगे, 3 होंगे। 4 की जगह कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, इससे। CH3 एक छोटा सा ग्रुप आ गया हाइड्रोजन, CH3। इस छोटे ग्रुप आने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा स्पेस मिल जाता है, ये पाई बॉन्ड की तरफ एक्सेस कर सकता है। ये बात समझ आ रही है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखें फिर क्या होगा कि वो अब दो अल्काइल ग्रुप वाला आपका सिस भी हो सकता है, आपका ट्रांस भी हो सकता है। मुझे ये बताएं कि सिस वाला स्टेबिलिटी में पहले लिखें या ट्रांस वाला लिखें, कौन बताएगा, पहले कौन सा लिखें। पहले ट्रांस लिखेंगे क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, सिस आएगा। इसके बाद क्या आएगा, सिस। भाई ये आपका सिस। उसके बाद जो है कम से कम स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद ये एक वाला हो गया। एक के बाद जो है आपका सिंपल इथीन आएगा। यानी इथीन एक ऐसा अल्कीन है जिसमें कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देखोगे इथीन की, तो आपको 119.5 किलो जूल पर मोल मिलेगी सिर्फ इसकी। बाकी इन सब में स्टेबलाइजेशन फैक्टर हैं, तो इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी या ज्यादा होती जाएगी। राइट, बिल्कुल जस्ट विजिबल है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होती जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पर ही डिपेंड करती है। तो एक मरतबा फिर बता दूं कि अल्कीन्स को बस अल्कीन्स छोड़ बताए, अल्कीन्स को स्टेबलाइज करने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज व्हाट, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जितना डबल बॉन्ड के बाहर जितने ग्रुप ज्यादा लगेंगे तो पाई बॉन्ड जो है वो अनएक्सपोज्ड होगा और वो स्टेबल होता जाएगा। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड की सराउंडिंग में 4 ग्रुप होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, 3 वाले से। 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 2 वाले से। 2 वाले में सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा होगा, सिस कम होगा। इस तरह से स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होती जा रही है। ये बात समझ आ गई बेटा, ये बात समझ आ गई। ओके, चलें भाई, कशिश को भी आ गई, सिमरन को भी आ गई, आमिर को भी आ गई, इकरा को भी आ गई, अच्छी बात है। चलें बढ़ते हैं दूसरी दूसरी चीज की तरफ, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, दूसरा फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर है कि नंबर एंड नेचर ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किस टाइप के हैं, अगर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, अगर कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है तो वो 2 डबल बॉन्ड वाले जो हैं, जो डाईइंस या पोलीइंस होते हैं, जो पोलीइंस होते हैं। पोलीइंस क्या होंगे बेटा, पोलीइंस क्या होंगे, हैविंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड। पोलीइंस क्या हैं, अल्कीन्स हैविंग more than 1 डबल बॉन्ड, more than 1 डबल बॉन्ड। तो ऐसे अल्कीन्स जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, ऐसे अल्कीन्स जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो उनको पोलीन्स कहेंगे, या सिंपली हम एग्जांपल लें डाईन। तो डाईन जो हैं, ये डाईन जो हैं 3 किस्म के होती हैं, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, नंबर 2 क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड, और नंबर 3 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। तो पोलीइंस जो हैं ऐसे अल्कीन्स जिसमें क्या कहते हैं, क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, तो वो 3 किस्म के होते हैं, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड एंड कॉन्जुगेट। अब आइसोलेटेड क्या होंगे कि अगर ये जो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, दे आर सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल,
तो यहाँ पे देखें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय टू सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय टू सिंगल बॉन्ड्स। क्या है कि डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा कि इसका जो डबल बॉन्ड है इट इज सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखें, अगर हम एक्यूमुलेटेड क्या होगा कि लगातार कार्बन डबल बॉन्ड बनाता जा रहा हो विदाउट ब्रेक, कोई बीच में सिंगल बॉन्ड ना हो, लगातार 2 3 4 डबल बॉन्ड है, तो इनको कहते हैं क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। इनको कहते हैं क्या? क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। नीचे नीचे क्या है भाई? कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में क्या हो कि हर दो डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड से सेपरेट। मीन अ डबल बॉन्ड इज एट अल्टरनेट पोजीशन, तरह से कह लें, या व्हेन अ डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय ओनली वन सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। मीन टू डबल बॉन्ड्स, two or more double bonds are separated by one single bond, separated by one single bond। इनको हम कहते हैं कौन से बॉन्ड? कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। और इस एबिलिटी को कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो ये जो क्या है, अब द नंबर एंड नेचर ऑफ डबल बॉन्ड अल्कीन्स विद कॉन्जुगेटेड बाय बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड। तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो सब में दो दो डबल बॉन्ड थे, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड था, इसमें कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है। और ये जो है आपका, अगर हम बात करें इसकी क्यूमुलेटेड की, तो इसमें sp हेपेटाइज कार्बन है, इसमें जो है sp2 हेपेटाइज कार्बन है, इसमें जो है वो sp2 हेपेटाइज कार्बन है डबल बॉन्ड में। ठीक है। इन सब में जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी होगी कि कॉन्जुगेटेड डाइंस जो हैं, कॉन्जुगेटेड डाइंस जो हैं वो क्या होंगे? मोस्ट स्टेबल होंगे। क्यों होंगे ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, बेंजीन में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेटेड जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसमें रेजोनेंस होती है। ठीक है, ये रेजोनेंस शो करते हैं और ये एक स्ट्रक्चर से नहीं रिप्रेजेंट हो सकते, इनकी कम से कम दो स्ट्रक्चर पर। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? फिलहाल आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो कॉन्जुगेटेड डाइंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। सिर्फ आपको ये टाइप्स आनी चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स। वन इज व्हाट? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होगा कि दो डबल बॉन्ड को दो सिंगल बॉन्ड क्या करें? सेपरेट करें। डबल बॉन्ड बिल्कुल कंटिन्यूअस हो, नो ब्रेक, कोई सिंगल बॉन्ड बीच में ना हो। डबल बॉन्ड को एक ही सिंगल बॉन्ड जो है वो क्या करे? बीच में जो है फर्क हो उसका। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? कशिश को क्लियर है, सिमरन को भी क्लियर, तो इकरा को भी क्लियर। ठीक है भाई, हमजा को भी क्लियर है, शारिद को भी क्लियर है, सरिश को भी क्लियर है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आई थिंक क्यूमुलेटेड ज्यादा होगा। ठीक है, चलें भाई इसको भी सेव करते हैं। बात तीसरा फैक्टर, जिस एंट्रांस ये पहले ही हम पढ़ चुके थे। ठीक है, एक मरतबा यहाँ पे भी रिपीट कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सिस आइसोमर जो है, अगर मैं पहले ट्रांस आइसोमर लिखता हूँ तो ट्रांस में क्या नहीं होती? ट्रांस में क्या नहीं होती? ट्रांस जो आइसोमर है ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें नो स्टेरिक रिपल्शन। इसमें स्टेरिक रिपल्शन नहीं है भाई। स्टेरिक रिपल्शन क्या होती है कि जब दो सेम ग्रुप एक दूसरे पे इक्लिप्स करेंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या पोटेंशियल एनर्जी? तो ये आपका मीथेन, ये आपका मिथाइल, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है
ये जो एक सेम ग्रुप हैं, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। और जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, वो क्या करती है, रिपल्सिव फोर्स जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिपल्सिव फोर्स और रिपल्शन। जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्टेबिलिटी। तो मुझे बताएं सिंपली कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, सिस या ट्रांस? ट्रांस ज्यादा स्टेबल की ऑलरेडी हमने एसोमेरिज्म में पढ़ा था, ठीक है बेटा। तो यहां तक क्लियर है? आर यू एंजॉयिंग द लेक्चर, एंजॉयिंग द केमिस्ट्री? बिल्कुल क्लियर। केमिस्ट्री इज वेरी टफ सब्जेक्ट रियली। नॉट टफ, इट्स बिकॉज ऑफ यू कि आप लोग जो है वो टैलेंटेड हो, वरना केमिस्ट्री तो बहुत टफ है। केमिस्ट्री बहुत टफ है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, नहीं कहाँ से आए हो। उसी के बाद हम आते हैं भाई प्रिपरेशन की तरफ, कि अल्कीन्स को प्रिपेयर कैसे किया है, देखें। अल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए जनरल जो रिएक्शन हुए, उन रिएक्शंस को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो कार्बन हो, उन दो कार्बन से दो ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होंगे, दो कार्बन से दो एडजेसेंट कार्बन से। सिमरन कह रही है कि आपके लेक्चर अमेजिंग है, इसलिए टफ नहीं, गुड पेपर। और ईशा तगीर मदगोरी कह रही है कि द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का आपने जो रिलेशन बताया था फर्स्ट पॉइंट में, हाँ बिल्कुल वही है, वही सीन है। तो मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था, कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन से, जो लगातार कार्बन है, दो 1 2 2 3 4 5, यानी दो बिल्कुल साथ वाले जो कार्बन एटम है, वहां से दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो, तो उनकी जगह पे क्या होगा, क्योंकि एक एटम एक कार्बन से रिमूव हुआ है, दूसरा दूसरे कार्बन से, तो दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो गई, तो ये क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड। इसी तरह से अल्कीन्स का जो है वजूद आता है, अल्कीन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं किस रिएक्शन से, एलिमिनेशन। तो आए सीखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसा रिएक्शन है भाई, ऐसा रिएक्शन, तो ये इमेजिन करें कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक्स एंड वाई। तो अगर हम -XY करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया कि हमने भाई एक्स और वाई को क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, एक्स और वाई को हमने निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, तब क्या होगा, एक वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी, एक वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी। तो ये जो दो कार्बन है जिनके बॉन्ड टूट गए, ये आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। अब देखें क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और -XY जो है इसको कोई रिएजेंट लेके जाएगा, एक्स किसी और के साथ कंबाइन हो जाएगा, वाई किसी और के साथ कंबाइन हो जाएगा, पर हमें अल्कीन मिलेगा। यानी एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, द अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो लगातार कार्बन, ये देखें कंटिन्यूस एडजेसेंट कार्बन, एलिमिनेशन हमेशा एक 1-1 एलिमिनेशन होती है, जिसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे पास है 1-2 एलिमिनेशन, और सिंपली इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक जो है अल्फा कार्बन से ग्रुप रिमूव होता है, दूसरा बीटा कार्बन से। तो अब क्या होगा, अब ये ग्रुप जो है आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप रिमूव होंगे, और उसकी जगह पे क्या होगा कि ये जो सिग्मा बॉन्ड थे सारे, अब यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी क्या थी, sp3, यहाँ पे रह जाएगी, यहाँ पे रह जाएगी sp2। अगर मैं बात करूं कि मैंने इधर जो है हाइड्रोजन की जगह पे R और S लगाया हुआ था, R
और एस लगाया। तो अगर मैं फर्दर एलिमिनेशन करता हूँ, ठीक है, मैं फर्दर एलिमिनेशन करता हूँ, आर और एस को भी रिप्लेस करता हूँ, तो बताएं क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि सेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड फर्दर अनसेचुरेटेड यानी अल्कीन बनेगा, अल्कीन से अगर एलिमिनेशन होती है फर्दर तो फिर अल्काइन बनेगा। ठीक है, तो अल्काइन बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रह क्या गया हाइड्रोजन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस। तो यहाँ पे देखें कि ये रिएक्शन जो है थोड़ा सोच के बताएं, एंडोथर्मिक होना चाहिए या एक्सोथर्मिक होना चाहिए? हो क्या रहा है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा है और वीक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, तो ये एंडोथर्मिक होना चाहिए या एक्सोथर्मिक होना चाहिए? ये रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज व्हाट? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है, इफ दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो इसका रिएक्टेंट स्टेबल होगा या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा? रिएक्टेंट स्टेबल होगा या प्रोडक्ट स्टेबल होगा? कौन बताएगा? इसकी रिएक्टेंट स्टेबल होगी, क्योंकि देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम रिएक्टेंट में एनर्जी देते हैं तब जाके बनती है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में दो एनर्जीज होती है, एक अपनी रिएक्टेंट वाली और दूसरी जो हमने एक्स्ट्रा दी थी। तो एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? स्टेबिलिटी तो कम होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो इस तरह से क्या होगा, इसकी जो प्रोडक्ट होगी वो लेस स्टेबल है। अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, जो प्रोडक्ट है इज लेस स्टेबल देन व्हाट? क्या कंपेरिजन करें हम? स्टेबिलिटी। ठीक है, क्लियर बेटा? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में दो कार्बन होने चाहिए और दो लगातार कार्बन पे कुछ ग्रुप्स होने चाहिए, दोनों से एक ही साथ जो है क्या ग्रुप रिमूव हो, एक साथ नहीं, तो यानी एक स्टेप में एक ग्रुप हो रहा है, दूसरे में दूसरा हो रहा है। मतलब ये है कि दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन से दो ग्रुप रिमूव होने चाहिए। अगर दो ग्रुप रिमूव होते हैं तो वहां पे जनरेट होगा डबल बॉन्ड। अगर दो फर्दर ग्रुप यानी टोटल चार ग्रुप रिमूव होते हैं तो फिर डबल से वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ट्रिपल बॉन्ड में। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि जो टूटने वाला बॉन्ड है वो स्ट्रांग है और जो बनने वाला बॉन्ड है वो वीक है। तो हम बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देंगे, पर उसके बदले में जो बॉन्ड बन रहा है उससे कम एनर्जी खारिज होगी, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। क्लियर है बेटा? तो क्लियर है? चलें भाई, क्लियर है, क्लियर है। के बाद तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हमने देखा कि जनरली ये एलिमिनेशन रिएक्शन से बनते हैं। देखते हैं आगे क्या है। फर्दर क्या है कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन और रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या होता है कि एडिशन में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड होता है। एलिमिनेशन में रिवर्स हो रहा है कि सेचुरेटेड कंपाउंड अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट। एलिमिनेशन आर रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। एग्जांपल कौन से? डिहाइड्रेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये वो रिएक्शंस हैं जिनसे अल्कीन्स और अल्काइंस बने, अल्कीन्स और अल्काइंस बनेंगे इन रिएक्शन से। ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइंस बनते हैं। चले भाई, दूसरी बात क्या है? तो पहला पहला जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन वो है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन का आपको पता है, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अब क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, वाटर को रिमूव होना है, तो आप पहले ही समझ जाएं, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरे कार्बन से OH रिमूव होना होगा। तो जिस कंपाउंड की डिहाइड्रेशन होगी जरूर वो अल्कोहल होगा। तो अल्कोहल के पास एक कार्बन पे OH हो, दूसरे कार्बन पे क्या हो? हाइड्रोजन हो। एक से OH रिप्लेस होगा, दूसरे से H रिप्लेस होगा, तो टोटल जाके एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा आपकी डिहाइड्रेशन होगी। क्या होगी? डिहाइड्रेशन होगी। तो डिहाइड्रेशन क्या किसी में? एक तो आपको होती है घर में जब होते हैं, ठीक है, उस डिहाइड्रेशन में आपको क्या लगाया जाता है? ड्रिप लगाई जाती है। बात समझ आ रही है? ड्रिप कब लगती है? डिहाइड्रेशन। आमिर आपको कभी लगी है ड्रिप? सिमरन आपको भी दाल खाई होगी पक्का आपने, जरूर आपने किसी मेले में
दाल खाई होगी इसलिए ड्रिप लगी होगी, डिहाइड्रेशन भी होगी। ओ आर एस, फरवा ने ओ आर एस लिया था, हाँ ड्रिप नहीं लगवाई। और किसी ने? सिमरन बहुत खाती है दाल, तो ठीक है, तभी तो लगी थी ना ड्रिप। हाँ चलो, आप क्या देख रही थी, आप भी तो खा रही थी उसके साथ, बता रही थी सिमरन। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, और वाटर रिमूव करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक मस्त किस्म का अल्कोहल। अल्कोहल के एक कार्बन से रिमूव होगा OH, दूसरे से होगा हाइड्रोजन, और इस वाटर को रिमूव करने के लिए हमें एक रिएजेंट चाहिए। द रिएजेंट इज कॉल्ड, रिएजेंट को क्या कहेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे। तो व्हाट इज डिहाइड्रेशन? ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। ये वाटर क्या होगा? रिमूव होगा। वाटर कैसे रिमूव होगा? एक कार्बन से OH, दूसरे से H, और क्योंकि दो ग्रुप रिमूव हो रहे हैं तो टाइप ऑफ रिएक्शन एलिमिनेशन होगा। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन विथ वैरायटी ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स टू प्रोड्यूस अल्कीन। तो टर्शियरी अल्कोहल भी, प्राइमरी अल्कोहल भी और सेकेंडरी अल्कोहल भी डिहाइड्रेशन देते हैं, पर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा कि टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन। भाई ये क्या सीन है कि अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है तो इट रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर देन प्राइमरी अल्कोहल, एंड प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टर देन मिथाइल अल्कोहल। इसमें एक गलती है, पकड़े कौन सी है? इस ऑर्डर में एक गलती है। मिथाइल अल्कोहल के पास एक ही कार्बन है, हमने पढ़ा था कि दो कार्बन हो, एक से OH रिमूव हो, दूसरे से हाइड्रोजन, इसमें डिहाइड्रेशन नहीं होगी। मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी डिहाइड्रेटेड। मिथाइल अल्कोहल कांट बी डिहाइड्रेटेड, इसको मोशन नहीं हो सकते। बाकी ये सिमरन वाले हैं, इनको हो सकता है। ठीक। तो उसके बाद क्या है भाई? तो कॉमनली जो यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, और टेट्राफॉस्फोरस डेल्टा ऑक्साइड P4O10, या इसकी जगह पे आप जो है P2O5 भी कर सकते हैं। अब इसको इंटू 2 कर लें, यानी इसका जो डायमर होगा वो ये होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर सकते हैं आप, फास्फोरिक एसिड कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग। पर जो बेस्ड है, ये पॉइंट है किसकी? पंजाब टेक्स्ट बुक। जो बेस्ड रिएजेंट है वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम, कि जब आप जो है एनहाइड्रस एल्यूमिना पे अल्कोहल के वेपर्स को पास करेंगे एट 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द बेस्ट मेथड। तो पहली बात कि हमारे पास अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है उसके पास अल्फा कार्बन होना चाहिए। ये देखें, CH3 CH2 OH, में CH2 इधर हाइड्रोजन लगाओ। अब डिहाइड्रेशन कब होगी? नॉर्मली हमारे बुक के हिसाब से जो डिहाइड्रेशन होती है वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, और हमारे पास क्या होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम जनरली जो आप यूज़ करते हैं, आपको बेस्ट प्रोडक्ट ये देगा, पर आमतौर पे जो यूज़ होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और 170 पे रिएक्शन होता है। इस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इस कार्बन से OH रिप्लेस होगा, तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई। तो ये आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। इनके ऐड करना चाहिए। तो ये आपस में क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। भाई बनाए, में क्या एतराज है? क्यों ना बनाए? इन्होंने बना लिया मिलके डबल बॉन्ड। अब याद करें, यहाँ से माइनस हाइड्रोजन हुआ है, यहाँ से माइनस OH हुआ है, याद है? कार्बन से माइनस हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन से माइनस OH हो गया, तो यहाँ पे बन गया वाटर। तो वाटर को रिमूव करने के लिए हमने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है, इस सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अ सब्सटेंस विच रिमूव वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड और एलिमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? तो इसी तरह से आप किसी भी अल्कीन को बना सकते हैं, अगर जहाँ जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद।
ये बताएं, ये कार ये कंपाउंड जो है ये डिहाइड्रेट हो सकता है? क्या इसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है? पानी पियाना पुत्र। नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पे ये हो गया आपका, सॉरी इसकी बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन, इसलिए इस टाइप की एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, अल्फा बीटा नहीं, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है बेटा, तो यहां तक क्लियर है? बेला यहां तक क्लियर है? तो एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन हमने देखा कि एलिमिनेशन जो है वो ऐसा रिएक्शन है, एलिमिनेशन ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो लगातार कार्बन से दो ग्रुप रिमूव हो, और जब वो रिमूव हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, तो वो दोनों कार्बन आपस में सुलह कर लेते हैं कि पहले ही दो चले गए भाई, तो कम हो गए, आए बांड बना ले, तो वो जो है आपस में बांड बना। ठीक है, चलिए ओके, तो बढ़ते हैं थर्ड मेथड की। क्या इसमें देखते हैं आगे क्या है। डिहाइड्रेशन कैसे होती है? Twin alcohols are heated with sulfuric acid at 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इथीन एंड वाटर इज फॉर्म्ड, अभी जो हमने देखा रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ये जो डिहाइड्रेशन करेंगे आप इथाइल अल्कोहल की, हम 1:2 बाय वॉल्यूम क्या यूज करते हैं, यानी इथाइल अल्कोहल जो है 2H5OH की 1 रेशो में और 2 रेशो में क्या सल्फ्यूरिक एसिड, इस रेशो में यूज। और टेम्परेचर कितना, 170 डिग्री। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप, ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। डिहाइड्रेशन जो होती है वो 2 स्टेप में कैसे होती है, चलिए देखते। पहला स्टेप ये है कि हम कहते हैं कि 170 पे रिएक्शन होता है, पहला स्टेप ये है कि कोल्ड में ही ठंडा सल्फ्यूरिक एसिड इथीन में ऐड हो जाएगा और हमें देगा क्या, सॉरी कर क्या रहे इस, हाँ, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि पहले स्टेप में अल्कोहल जो है किससे रिएक्ट करेगा, क्या कहते हैं आपके सल्फ्यूरिक एसिड से। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अल्कोहल का OH और एसिड का हाइड्रोजन ये मिलके क्या बनाएंगे, ये H2O बनाएंगे। ठीक है, और जो हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप है वो अल्कोहल के OH की जगह आ जाएगा। किस तरह से आ जाएगा, चले इसको देखें जरा। हम्म हम्म, जरी कर लेते हैं। तो मेरे पास अगर ये चीज़ है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में, बुक में स्टेजेस लिखा हुआ है, तो स्टेज 1 करते हैं हम। स्टेज 1 में ये है कि CH3 CH2OH प्लस H2SO4 HHS कोल्ड, कुछ भी हमने 170 टेम्परेचर यूज नहीं करना। अब क्या होगा, ये देखिए हाइड्रोजन इसका, OH इसका एक दूसरे को प्यारे हो गए, तो ये OH जो रिप्लेस होगा तो इसकी जगह कौन लेगा, ये हाइड्रोजन सल्फेट, और आके इसकी जगह लेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वो ये मिलेगी, क्या मिलेगा हमें, CH3 CH2, यहाँ पे लग गया क्या SO प्लस H2। तो ये रिएक्शन जो है, ये पहला जो स्टेज है ये बिल्कुल कोल्ड में होगा, ठंडे में होगा, यहाँ पे हमें कोई गर्मी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज 2 में क्या होगा कि हम इसको जब 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, 170 डिग्री पे हीट करेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, रूठ जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन सल्फेट। अब यहाँ से क्या रिमूव हुआ था, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन वापस इसमें लग जाएगा, और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन इस कार्बन से और SO4H सल्फेट ग्रुप इस कार्बन से, तो क्या बनेगा, वापस सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, वापस क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और हमें क्या मिलेगा, इथीन, हमें मिलेगा इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड।
इस रिएक्शन को ओवरऑल हम क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन इसलिए कह रहे हैं कि एज अ होल दोनों स्टेज के बाद बन क्या रहा है, इथीन बन रहा है और अल्कोहल से वाटर रिलीज हो रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड अपना काम करके वापस, तो सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहेंगे और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हुई है। तो पढ़ें भाई, लिखा क्या है अपने, इन दिस रिएक्शन अल्कोहल एंड एसिड आर यूज्ड इन 1:2 कि 1 वॉल्यूम अल्कोहल का और 2 वॉल्यूम किसके होंगे, इथाइल अल्कोहल के होंगे। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेज अल्कोहल रिएक्ट्स विद कोल्ड, इन कोल्ड के एसिड के साथ इसने कोल्ड में रिएक्ट किया और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दिया। प्रोडक्ट का नाम, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसने कोल्ड में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दी। स्टेप 2 में, स्टेज 2 में वो क्या करेगा, स्टेज 2 में जब उसको हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और हमें क्या मिलेगा। इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन कह सकते हैं या एडिशन एंड एलिमिनेशन, रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं। एडिशन तो नहीं हुई, सब्स्टिट्यूशन हुई थी, OH को इसने रिप्लेस किया था, तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, क्योंकि सल्फेट ग्रुप ने OH ग्रुप को क्या किया था, रिप्लेस किया था, रिप्लेस किया था यानी सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद सेकंड स्टेप में हुई एलिमिनेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर। क्लियर है, ठीक है, ओके। आगे क्या है भाई, एक तो ये था, ठीक है, कि भाई हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर सकते। चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल लाइक दिस OH, अगर हम खाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करते हैं तो जो टेम्परेचर चाहिए 350 टू 360 डिग्री सेंटीग्रेड, तो होगा क्या, होगा वही जो हम देखते आ रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ से और ये यहाँ से ये बन गया वाटर और यहाँ पे बन जाएगा इथीन। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिला भाई जानो इथीन प्लस वाटर। तो ये बुक की लैंग्वेज बता रही है, बेस्ट 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 में। और चीप मेथड की बात करें फिर सल्फ्यूरिक, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हम कम यूज करें, ठीक है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट उससे डबल टेम्परेचर है, तो डबल टेम्परेचर के लिए भाई खर्चा ज़्यादा लगता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है भाई कि आप अगर इसके साथ CH2 यही इथाइल अल्कोहल, अगर इसके साथ मैं फास्फोरिक एसिड ऐड कर लेता हूँ H3PO4 और फिर एल्यूमिना यूज करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो क्या होगा, फिर जो है वो क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा 250, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा 250 पे। अब यहाँ पे भी क्या हुई, डिहाइड्रेशन हुई, तो हमें तो वही मिलना है कि इथीन प्लस वाटर, हमें इथीन प्लस वाटर मिलेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर। अब ये ऊपर चढ़ गया, तो रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास क्या होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड, ये देखें CH3 CH2 है। अगर मेरे पास H, यहाँ पे मैं लगाता हूँ हाइड्रोजन, किससे रिएक्ट करा रहे हैं, हम करा रहे हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक। आगे चल के हम देखेंगे अगर अल्कोहल की जगह पे हम पानी यूज करें तो फिर एलिमिनेशन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पोटाशियम क्या करेगा, पोटाशियम जो है, पोटाशियम क्लोरीन को प्यारा हो जाएगा और OH जो है वो हाइड्रोजन को प्यारा हो जाएगा। बताएं क्या बनेगा, बताएं क्या बनेगा, वाटर KCl,
ये कोई साइड पे लगा देती है, ठीक है। वाटर और KCl बन जाएगा और यहाँ से दो ग्रुप रिमूव हो गए, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और यहाँ से आपका क्लोरीन रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें इथीन मिला प्लस KCl और बना क्या, और बना वाटर। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक एटम से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, दूसरे एटम से क्लोरीन रिप्लेस हुआ। क्लियर है बेटा? तो ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और इसकी कंडीशन है कि आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे, आप अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। क्लियर है ये? उसके बाद डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अब कल हमने पढ़ा था कि विक डाइहेलाइड क्या होते हैं और जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड वो होते हैं जिसमें एक ही कार्बन पे दो हेलोजन लगे हों। अगर एडजेसेंट कार्बन पे जो है दो हेलोजन लगे हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विक डाइहेलाइड, ठीक है। तो भाई हमारे पास ये चीज़ है CH2, एक हेलोजन यहाँ पे, एक हेलोजन यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, जिंक पाउडर। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो आपको याद होगा कि सॉलिड रिएक्टेंट जो होता है, जब रिएक्शन हेटेरोजेनियस मीडियम में हो रहा हो तो जो सॉलिड रिएक्टेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। तो अगर आप सॉलिड रिएक्टेंट को पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम क्या करेंगे कि जिंक को जो है रेड हॉट पाउडर लेंगे। तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये 1,2 डाइक्लोरोइथेन हो गया, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। जब आप इसको इथेन इज हीटेड विथ पाउडर्ड जिंक प्रोड्यूसेस इथीन। अब होगा क्या, होगा भाई ये जो दो क्लोरीन हैं ये हो जाएंगे जिंक को प्यारे, ठीक है। तो एक हेलोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, एक हेलोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, तो इन दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो गई, तो ये बनाएंगे डबल बॉन्ड। ये बनाएंगे क्या, डबल बॉन्ड। और जिंक जो है वो दोनों क्लोरीन लेके उड़ा। तो बताइए कौन सा रिएक्शन एलिमिनेशन है, बताइए कौन सा रिएक्शन एलिमिनेशन है बेटा? है बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, किलबुल है, बिल्कुल है। अब आखिरी रिएक्शन करते हैं आज के लिए कि पार्शियल और कंट्रोल्ड हाइड्रोजन। देखिए अगर अपने बुक की बात करें तो उसमें पार्शियल वाला सीन नहीं, उसमें सिंपल सा फंडा है कि अगर आप लिमिटेड हाइड्रोजन यूज करेंगे निकल कैटलिस्ट यूज करके, लिमिटेड हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट अल्काइन में हाइड्रोजन डाल दो, आपको इथीन मिल जाएगा। पर बुक्स ये बताते हैं, नॉलेज ये बताती है, रिसर्च ये बताती है कि आप निकल के साथ अल्काइन से अल्कीन नहीं बना सकते, क्योंकि अल्कीन तो और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो इथेन पे ही रिएक्शन जाके रुके। इसके लिए स्पेशली डिजाइन कैटलिस्ट लिंडलार कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो हम सिंपल पहले बुक की बात करें, वो क्या कहता है, इथाइन एंड हाइड्रोजिनेशन अंडर लिमिटेड कंडीशंस यूजिंग निकल। अगर आपके पास इथाइन है 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट, और कहीं पे 200 दिया हुआ है बुक में टेम्परेचर, कहीं पे 300, आप करें 200 डिग्री से। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, होगा क्या कि एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, दूसरा हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। देखिए जब दो ग्रुप रिप्लेस हुए थे तो पाई बांड बना था, अब दो ग्रुप ऐड हो रहे हैं तो एक और पाई बांड बनेगा या एक सिग्मा बांड बनेगा या दो सिग्मा बांड बनेंगे, क्या होगा, सिग्मा बांड। चलें भाई, तो अभी क्या होगा कि हमारे पास मिलेगा क्या, अब ये कह रहा है कि अगर हम साइन अंडरगो लिमिटेड कंडीशंस, अगर हाइड्रोजन कम तादाद में है तो हम ये बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर कोई और अल्कीन है तो आपको यहाँ से सिस अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा, तो कैटालाइटिक, ये कैटालिस्ट कैटालाइटिकल हाइड्रोजिनेशन करते हो तो आपको सिस मिलेगा, यानी अल्काइन प्लस हाइड्रोजन यूजिंग निकल, तो आपको मिलने वाला है सिस अल्कीन। आपको ट्रांस अल्कीन नहीं मिलेगा, बस ये याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको सिस अल्काइन बनाना है तो यू विल गो फॉर द कैटालाइटिकल हाइड्रोजन, ठीक है।
जरूरी नहीं, मलाइका का भी टेम्परेचर कंडीशन आती नहीं है, पर अब ये पूछने वाले के ईमान पे डिपेंड करता है, उसका ईमान कभी भी जो है धड़क सकता है, वो दे सकता है कुछ भी, उसकी मर्जी है, की मर्जी है पूछने वाले की, हम नहीं बता सकते कि क्या। तो ये थी हमारे टेक्स्ट बुक की बात। पर दूसरा क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन 200 पे होगा, ठीक है। सिस अल्कीन जो है वो, अगर आप अल्काइन से हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं तो फिर हमें एक स्पेशली डिजाइन कैटलिस्ट चाहिए, जिसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि भाई ये जो आपका अल्काइन है इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कैटलिस्ट जो है वो लीड होगा और इट इज सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट, और इसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे क्विनोलीन। भाई इनका हर किसी का अलग अलग फंडा है। तो ये तो हो गया कैटलिस्ट जिसने हाइड्रोजिनेशन करवानी है, ठीक है। और इससे जो हमें अल्कीन मिलेगा, इसमें तो सिस ट्रांस वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें इथीन ही मिलेगा। तो क्यों ना मैं कोई और अल्कीन यूज कर लूँ। तो मैं इधर अगर CH3 कर लेता हूँ, और मैं CH3 प्लस हाइड्रोजन, तो अभी जो मुझे अल्केन मिलने वाला है, अल्कीन मिलने वाला है सॉरी, वो क्या मिलेगा, सिस अल्कीन मिलेगा। इससे ट्रांस अल्कीन नहीं, इससे ट्रांस अल्कीन नहीं मिलता, हमें क्या मिलेगा, सिस। तो आप अल्काइन से अल्कीन कैसे ले सकती हैं, तभी ले सकते हैं, तभी ले सकते हैं जब आप ये कैटलिस्ट यूज करेंगे। इस कैटलिस्ट को कहते हैं नाम कांड या नहीं, लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट में क्या होता है कि ये जो क्विनोलिन है ये एक पॉइजन है। अब पॉइजन क्या होता है, पॉइजन क्या करता है